आदाब। मुनीर नियाज़ी का शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। एक मुसीबत आती है, दूसरी चली जाती है, फिर दोबारा वही मुसीबत लौट के आ जाती है पहले वाली। अब ख़बर यह है कि कोविड, हम बेफिक्र हो गए थे कि अब वापस चला गया है, और आप देख ही रहे होंगे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि मास्क जो है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर इस्तेमाल होता है। लेकिन अब जो 2-3 दिन से ख़बरें आ रही हैं, थोड़ी सी हमें टेंशन होनी चाहिए। जो इस वक्त कोविड का कौमी औसत है वो बढ़ के लगभग 2.25% तक पहुंच गया है। मुल्क में रोज़ाना 200 से ज़ायद पॉजिटिव केसेस दरियाफ़्त हो रहे हैं, और इसमें जो बुनियादी ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है कराची, वहाँ इस वक्त कोविड पॉजिटिविटी का रेट 21.23% तक पहुँच गया है। यानी कल ही की बात है कि 138 जो केसेस हैं कराची में वो पॉजिटिव निकल आए हैं, और ज़ाहिर है कि आने वाले दिनों का हम कह नहीं सकते हैं। दूसरे नंबर पे मुल्क का शहर जो है मुतासर होने वाला वो है एबटाबाद। वहाँ इस वक्त पॉजिटिविटी रेट है 8.7%। फिर उसके बाद इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद और आज़ाद कश्मीर का जो मीरपुर है वहाँ फ़िलहाल 2% है। तो हमारे साथ अखबार दी न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी और तिब्बी कार वक़ार भट्टी मौजूद हैं। वक़ार साहब, क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये छठी लहर है? बहुत शुक्रिया उससे साहब। बिल्कुल, ये हम एक छठी लहर जो कि पूरी दुनिया में देखी जा रही है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। देखें, केसेस जो कोविड के केसेस हैं पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं इस वक्त जी, तो उसी वजह से ये हमारे यहाँ भी बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कहता चलूँ कि पहली बात तो ये है कि हमें घबराना नहीं है। जी बिल्कुल, अभी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एक तो बात ये है कि हमारे जो कराची के जो केसेस हैं जो 21.23, हमारे टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं जी। तो 2 दिन की जो शरह है, कल 15.44 थी, आज ये है। तो अगर ये ट्रेंड हमें देखना पड़ेगा, 1 हफ्ते तक हमें देखना पड़ेगा, उसकी बुनियाद पर हम फैसला करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि ये 0.5% से 2.5% तक शरह हमारी चली गई है साला कौमी, और कराची में ये बढ़ रहे हैं। कौन सा वेरिएंट आया इस दफ़ा? जी, ये देखें, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो था, जो बहुत ज़्यादा जिसकी इन्फेक्टिविटी थी, उसके 2 सब वेरिएंट आए हैं, BA4 और BA5। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से लगने वाले वेरिएंट हैं। मैं आपको सबसे मज़े की बात बताऊं कि कोविड के साथ मसला ये है कि इसकी जो इम्यूनिटी होती है, जो आपको वैक्सीन के ज़रिए या इन्फेक्शन के ज़रिए जो इम्यूनिटी, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत मिलती है, वो 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाती है। तो 6 महीने के बाद आपको बूस्टर लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो लोग जिनको बूस्टर लगे हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए, बूढ़े लोग ख़ास तौर पर, हेल्थ केयर वर्कर्स जिनको बहुत शुरू में वैक्सीनेशन हुई थी और उन्होंने बूस्टर्स नहीं लगवाए थे, वो नौजवान जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, उनमें इसके केसेस में इजाफा हमें देखने में आ रहा है। तो हमारी माहिरीन से बात हुई है, उनका कहना यही है कि अगर आपको 6 महीने हो गए हैं तो गोया बेफिक्र होकर ना बैठ जाए जी, मैंने तो वैक्सीन लगवा ली है, मैं तो वैक्सीनेटेड हूँ, या मैंने तो बूस्टर लगवा लिया है, अगर 6 महीने हो गए तो बूस्टर। ये जो आपने वेरिएंट बताया ओमिक्रॉन का, पता नहीं कौन से नंबर का, ये कितना ख़तरनाक है? कोई इसके बारे में कोई साइंटिफिक सबूत है? देखिए, मैं साइंसदान तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो माहिरीन से जो बात हुई है, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो था उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, लगने की उसकी शरह बहुत ज़्यादा थी। वो इतना ख़तरनाक नहीं था, लेकिन कम थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये जो 2 वेरिएंट है, असल में होता ये है कि इसमें कुछ स्पाइक्स, इसमें स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं इस कोविड में। कुछ उसकी मैं किस तरह आपका एक्सप्लेन करूँ कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये फैल रहे हैं, ये जब बहुत ज़्यादा जल्दी अटैच हो जाते हैं बॉडी के साथ और ज़्यादा आपको इन्फेक्ट करते हैं। तो ये वेरिएंट चूँकि नए नए आ रहे हैं, तो बॉडी उनको पहचानती नहीं है। वो इम्यूनिटी जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं, एक तो वो ख़त्म हो चुकी हैं, और जो मौजूद भी हैं तो वो उस वेरिएंट के अगेंस्ट उतनी मौसर नहीं है, तो इसलिए ये जल्दी से बहुत तेज़ी से आपको इन्फेक्ट करते हैं। पहली बात तो ये क्यों फैला, हमारा ट्रैवल बहुत बढ़ गया उम्रे की वजह से, टर्की
और दीगर हम ओपन अप हो चुके हैं। पैकेजेस जा रहे हैं, टूरिस्ट जी हाँ, आ रहे हैं पूरे मुल्क में और पूरे दुनिया में। दूसरी वजह यह है कि हमने मास्क जो है वो हमारे मास्क की शरह 1% भी नहीं है। अब आजकल कोई शख्स अगर मास्क पहनता है तो आप समझते हैं कि शायद ये कोई डकैती करने तो नहीं आया कराची में, या मुंह छुपा, बहुत ही वहमी है, बहुत ही वहमी है। एक आध साहिबान को मैं जानता हूँ जो, मैं खुद भी आजकल नहीं लगा रहा लेकिन मुझे लगाना चाहिए। NIH जो है हमारा कौमी इदारा बराए सेहत जो है वो आज या कल में इसकी एडवाइजरी जारी करने दोबारा से शहरी मास्क पहनना शुरू करें, क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं। सबसे अहम तरीन बात यह है कि अगर आपको वैक्सीन लगवाए हुए 6 महीने हो गए तो अपना बूस्टर लगवाएं। अभी इस वक्त फाइजर की वैक्सीन का बूस्टर लग रहा है, mRNA वैक्सीन का। अगर आपको पहला बूस्टर लगा है तो आप दूसरा लगवाएं। अगर आपको दूसरा लग चुका है और 6 महीने हो गए हैं आपको उसको लगे, एक और लगवाएं, तो एक और आप लगवाएं। ये उस वक्त तक है जब तक कि कोई ऐसी वैक्सीन नहीं आ जाती जो कि आपको लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी दे। तो इसकी अलामात वही हैं कमोबेश जो कोविड की होती है? देखें, आज मेरी जो माहिरीन से बात हुई है, अस्पतालों से जो बात हुई है, उसमें हर उम्र के लोग जो हैं वो अस्पतालों में आ रहे हैं। आगा खान में इन्फेक्शन डिजीज़ हॉस्पिटल नीपा में, उसमें 20 से लेकर 80 साल तक के लोग हैं। तो 50% वो लोग हैं जिनको सांस की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट देनी पड़ी। 50% वो थे जिन्हें बुखार तो था लेकिन उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, उनको इतनी ज़्यादा सीवियर डिजीज़ नहीं हुई। तो कमोबेश इसकी अलामात वही हैं, उसी तरह रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहे हैं। एक नई तहकीक के मुताबिक ये जो नए 2 वेरिएंट है BA4 और 5, ये लिवर को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ये वो बूढ़े लोग जो कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई या बूस्टर नहीं लगवाए, उन्हें चाहिए कि वो एहतियात करें, मास्क लगाएं, क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाएं। हाँ। अच्छा वक़ार, एक और इशू आ रहा है कि पोलियो की दोबारा लहर गालिबन पाकिस्तान को अपनी लपेट में रह रही। कल मैं खबर पढ़ रहा था कि लंदन में भी पोलियो सीवरेज सिस्टम में पाया गया, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि अगर वहाँ है तो यहाँ हालात फिर से बिगड़ रहे हैं। जी देखें, पाकिस्तान बहुत बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में पोलियो के हालात फिर से बिगड़ना शुरू हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में 10 केसेस आ चुके हैं अभी तक पोलियो के, जिनमें से एक बच्चे का इंतकाल हो चुका है। मैंने अभी कुछ दिन इस साल में पाकिस्तान ये और दुनिया में सबसे ज़्यादा केस है, इतने अफगानिस्तान में भी केस नहीं आए। सबसे बड़ी जो वजह, मैंने चंद दिन पहले इस पे एक तहकीकाती रिपोर्ट की थी, सबसे बड़ी वजह जो ये समझ में आई है कि हमारा पोलियो प्रोग्राम का तिब्बी अमला, ख़ास तौर पे KP में, वहाँ पर वो इनकारी वालिदैन के साथ मिल के फेक रिपोर्टिंग करता रहा है। ओके। वहाँ पे होता यह है कि पेरेंट्स ने कहा कि हमें अपने बच्चे को पोलियो की वैक्सीन नहीं पिलानी, वैक्सीनेटर ने कहा ठीक है जी मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ, और सुपरवाइज़र ने उसको एंडोर्स कर दिया कि हाँ जी बच्चे ने ये। कोविड वैक्सीनेशन के भी जाली कार्ड कोई मसला नहीं है, आप बनवा सकते हैं जी, और वो चेक हो जाएंगे। ये हमारा कौमी अलमिया है, हम झूठ, मुनाफकत और धोखाधही को हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। अच्छा, तो वो जाली रिकॉर्ड दिखा रहे हैं? जी हाँ, वो वहाँ पे इनिशियली तो 8000 ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई हुए जिनकी गलत मार्किंग की गई थी, उन्होंने पोलियो के कतरे नहीं पिए हुए थे, और इसमें पोलियो जो वैक्सीनेशन का अमला है वो उसमें मुलविस निकला। अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, हमारे यहाँ आपको पता ही है कि इस तरह की चीज़ें छुपाई जाती हैं, लेकिन ये फिनोमेना जो है ख़ासतौर पर पश्तून आबादियों में, ये चाहे वो यहाँ सोराबगोट की पश्तून आबादियाँ हों, बल्दिया टाउन की हों, चाहे ये पंजाब में पश्तून आबादियाँ हों, चाहे KP में पश्तून आबादियाँ हों, या इवन बलूचिस्तान की पश्तून, वहाँ पर ये फिनोमेना जो है उनमें बहुत ज़्यादा हमें इनकारी वालिदैन का नज़र आ रहा है। लेकिन बजाय इसके कि उनको कन्विंस किया, इनकार पे तो अब सज़ा हो सकती है, लिहाजा ये रास्ता निकाल लिया गया। जी हाँ। अच्छा, इसका मतलब कि 27 साल में $5 अरब हमने पोलियो प्रोग्राम पे खर्च करके ये पाया कि इस साल 10 इन्फेक्टेड केसेस आ गए हैं। तो कल पिछले 1 साल पूरे नहीं आए थे। भारत, थैंक यू वक़ार आपसे बात करने का, और यहाँ हमें एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के एक मेंबर हैं जिनका नाम है अली वज़ीर। उनका ज़्यादा वक्त जो है वो कराची की जेलों में गुजर रहा है। गुज़िश्ता तकरीबन
मजबूरी तौर पर 3 साल हो गए इन्हें, कराची में 1.5 साल से हैं। कराची में 1.5 साल से है। वजह यह है कि इनकी कुछ तकारीर की बिना पर इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए, वो मुकदमात चलते रहे और ये जो है एक के बाद एक में बेल होती रही और मुकदमात नए मुकदमात कायम होते रहे। बदकिस्मती की बात यह है कि मुकदमात सिंध हुकूमत के ज़ेरे जो निगरानी है सिंध पुलिस उसने कायम किए। इस सूबे में अक्सर ये कहा जाता है कि इस तरह के मुकदमात जो है वो कायम नहीं होते, गद्दारी, बगावत और नफरत अंगेज़ तकारीर के बारे क्योंकि उन्होंने फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ तकारीर की तो उनके ख़िलाफ़ हो गए मुकदमात दर्ज और उसके बाद से लेके आज तक जो है उनके ऊपर पूरे पाकिस्तान में कोई भी किसी की भी ज़मानत हो सकती है सिवाय इनके। ऑल्दो 3 केसेस में इनकी ज़मानत अब तक हो चुकी है मगर साथ साथ नए केसेस बनते जा रहे हैं। जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो पहली बार इनको जो है इस्लामाबाद ले जाया गया और धूमधाम से ले जाया गया क्योंकि उस वक्त PDM को इनकी ज़रूरत थी और इनका वोट की वजह से जो नई हुकूमत है वो भी आ गई। उसके बाद ये वापस कराची आ गए। अब ये जो बजट इजलास शुरू हुआ है उसमें शुरू में जब ये इजलास शुरू हुआ तो तमाम मेंबरान ने कहा कि जनाब स्पीकर साहब आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कीजिए अली वज़ीर के। खैर वो नहीं हो सका। होते परसों जो है स्पीकर ऑफिस से इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए। जैसे ही ऑर्डर जारी होते हैं उसके बाद ये कल जो है जिना हस्पताल इन्हें ले जाया जाता है और वहाँ जा कर के बजाय इसके कि इनको इस्लामाबाद भेजा जाए इनको वहीं रखा जाता है और आज पूरा दिन उनके इस मुतालबे के बावजूद कि उन्हें इस्लामाबाद पहुंचाया जाए आखिरकार एक बख्तरबंद गाड़ी आती है तकरीबन अब से 4 घंटे पहले और उन्हें लेकर वापस जेल पहुंच उन्होंने कहा था कि या तो मुझे इस्लामाबाद भेजो बजट इजलास में या फिर जेल वापस भेजो, इसलिए कि बकौल उनको यहाँ जान का खतरा था हॉस्पिटल में। और उन्होंने कहा भी कि कुछ शायद अटेम्प्ट हुई। अली वज़ीर के जो वकील हैं कादिर खान साहब वो हमारे मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। कादिर साहब, ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद ये हो क्या रहा है? वो अस्पताल कैसे पहुंच गए और वो एयरपोर्ट क्यों नहीं गए? पहली तो ज़ैदी साहब वजाहत एक ये ज़रूरी है कि उनकी 3 नहीं 2 केसों में जमानतें हुई हैं। ठीक है। और एक में आज थी लेकिन वो भी अल्तवा हो गई। असल में ये पिछले 8 महीने से मैंने 10 नंबर अदालत में इंसदात दहशतगर्दी में दरख्वास्त दी थी कि इनको कमर की शदीद तकलीफ है और पिछली दफ़ा जब इसे ले गए थे तो इस्लामाबाद पिम्स में उन्होंने ये एडवाइस किया था कि इसकी फिजियोथेरेपी हो। तो यहाँ पे सेंट्रल जेल में मैनुअल फिजियोथेरेपी होती है, वो मशीनों से जदीद तरीके से जो उसकी ज़रूरत है वो नहीं हो रही। ठीक है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अदालत ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया, हालांकि मैं कई बार कह चुका। अच्छा। अब पिछली 11 मई को फिर ये खड़े थे, ये ज्यादा 5 मिनट से ज्यादा खड़े भी नहीं हो सकते, इनके कमर के मोहरों का मसला है। तो उस वक्त फिर मैंने एक और दरखास्त दी, ये गलबन 11 मई की भाई। तो अगर इन्हें कुछ करना होता तो 11 मई के बाद इनको ले जाते। आज अचानक जब इसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं तो उनको लेके आते हैं, फिर उसे 3 दिन से रखा हुआ और वो कह भी रहे हैं कि भाई आप मुझे या तो असेंबली भेजें या मुझे जेल भेजें। मैं खुद कंसल्ट डॉक्टर से मिला तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो मुझसे कह रहे हैं कि आप MRI रिपोर्ट लेके आए। मैंने उनसे कहा कि भाई MRI तो उसी वक्त रिपोर्ट साथ होती है, और दूसरी बात ये कि मैं कहाँ से लाऊं, आपके अब सुपरविजन में आप लेके आए। तो पता चला कि वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो भी जा चुके थे और दूसरे जो भी जिम्मेदार लोग थे वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो इससे जाहिर यही हो रहा था कि इनको असेंबली के इजलास से जाने से रोका जा रहा। अच्छा, ये गालिबन दूसरी दफा हुआ इसलिए कि हरीपुर जेल में थे तब भी उस वक्त जो असद कैसर थे उस वक्त के स्पीकर, उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे, उन पे भी शायद अमल नहीं हुआ था। जी। हाँ,
तो कादिर भाई, ये मेरी हुकूमत से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि इनको जिना अस्पताल इसलिए ले आया गया क्योंकि एक अदालत ने एक हुक्म जारी किया 4 दिन पहले कि इनको इलाज के लिए जो है ना इजाज़त दे दी, और ये दरख्वास्त जो है आपने यानी अली वज़ीर ने ख़ुद दायर की थी। तो अब वो इस चीज़ को ऐसे घुमा रहे हैं कि जनाब वो तो आए, हम तो अदालत के जो हुक्म है उसकी तामील कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें कौमी असम्बली लेकर के जाओ। अदालत इससे पहले 8 महीने पहले भी हुक्म दे चुकी थी, और ये दरखास्त तो 11 मई की है शायद, गालबन यस बिल्कुल 11 मई की है जी। और उसी वक्त अदालत ने हुक्म जारी किया था। तो आज तो जून की 23 तारीख जी। हाँ, लेकिन बजट इजलास मई में नहीं था ना। हाँ तो अच्छा जी जी यही बात। तो कादी साहब, अब कौन कौन से केसेस नहीं हैं, मैं अगर ये पूछ लूँ अली वजीर के ऊपर, कि वो बाकी तो सारे केसेस हैं, कौन कौन सी दफात नहीं लगी? हाँ, मतलब पीनल कोड में जितने भी है कि इदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बगावत और सेक्शन किसी कौमियत के खिलाफ हो, हर किस्म की बातें इन्होंने नफरत अंगेज तकारीर, और हालांकि उसमें कुछ है भी नहीं, तो वो तो सारे दफात इन्होंने लगा दिए। ठीक है। तो अब क्या है, 2 मुकदमात में इनकी जमानत हो चुकी है, और बाकी कितने मुकदमात ऐसे हैं जिनमें नहीं हुई? 2 मुकदमात में नहीं हुई। अच्छा, और अब वो जी, जी तो ये जो बाद के केसेस हैं, ये अचानक कैसे उभर आए? असल में ये तो सारी FIR पहले की कटी हुई। पहले एक FIR में इसको पेशावर से गिरफ्तार करके लाते हैं जी, उस वक्त ये कुछ नहीं कर, ये इनकी मेलाफाइडीज तो यही है ना कि भाई इस पे जितने केसेस है सारे आप उसी वक्त शो करें। सही। 5-6 महीने बाद इस पे दूसरा केस डाल देते हैं, फिर उसके बाद 4 महीने बाद तीसरा डाल देते हैं। अब रिसेंटली 2 महीने पहले चौथा केस डाल दिया, और अब पता नहीं और कितने पाइपलाइन में, हमें इसका कुछ इल्म नहीं। ठीक है, तो मेलाफाइडीज है इनकी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कादिर साहब हमें बताने का, और सूरत हाल है। एक वक्फा लेना है जी, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और अमूमी तौर पर एक बात आपने अक्सर सुनी होगी कि पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत ख़राब हो गई है, ख्याल नहीं रखते, ये नहीं करते। तो ये कुछ हद तक शायद होता है, मगर एक कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिससे दोबारा आप कहते हैं कि नहीं कौम शायद ऐसी नहीं है। हाँ, इनफरादी तौर पर शायद कुछ लोग होंगे जो ख़राब हो चुके हैं। बहरहाल एक ऐसा वाक़या हुआ वुसा साहब, अब से कोई 10 रोज़ पहले ओमान से 2 ओमानी नेशनल निकले और कश्ती पे अपनी, उनकी कश्ती का इंजन ख़राब हो गया। अली और सालिम उनका नाम था, और जब बहाव के साथ ही, और आपको पता है कि नज़दीक तरीन जो है वो पाकिस्तानी वाटर्स ही हैं, 469 नॉटिकल माइल्स पे पाकिस्तान के वाटर्स शुरू हो जाते, तो वो इतने आगे निकल आए कि उनका मोबाइल का जो सिग्नल है ख़त्म हो गया। और उसके बाद जब उनके घर वालों ने कंप्लेन की ओमानी सिक्योरिटी एजेंसी, मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने, उन्होंने भी अपने कश्तियाँ दौड़ाई, मगर इनको कहीं नहीं पाया। 9 दिन ये जो है समंदर में ही फिरते रहे, और आहिस्ता होते होते पाकिस्तानी वाटर्स की तरफ आए। तो कुछ पाकिस्तानी माहीगीर थे, उन्होंने देखा तो इन्होंने हाथ हिलाया, उन्होंने इनकी कश्ती को टो करके ले आए और मैरी टाइम एजेंसी के हवाले कर दिया, और मैरी टाइम एजेंसी ने इवेंचुअली इनको ओमानी सिफारत खाने के हवाले किया और ये वापस गए। अब ओमान में एक जश्न का समय है, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो कितने ओमान में गालिबन ये वो यकीन करने पे तैयार हो गए थे कि अब ये चले गए। उनको लगा कि शायद ये जो है अब जिंदा नहीं रहे या कोई मछली वछली खा गई, लेकिन जब जिंदा निकले तो जश्न का, न सिर्फ जश्न का समय है बल्कि एयरपोर्ट पे जब ये पहुंचे हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद हो रहा था। तो मुझे ओमानी बाशिंदे नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का। हमारे पास फुटेज भी है, अगर ये चला दें। बहरहाल अब हमारे साथ वहाँ से एक पाकिस्तानी जो है मकबूल अहमद शेख, पाकिस्तानी बिजनेसमैन है मस्कत में, जिन्होंने हमें ये वाक़या सुनाया भी।
तो हमने सोचा उन्हीं से बात कर लें, क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को वहाँ देख रहे हैं कि ओमानी जो है वो किस तरीके मतलब उनसे से ये पूछना चाहेंगे हम कि ये वाक़या तो चले हो गया एक इंसानी हमदर्दी का, लेकिन ये वहाँ ओमानी समाज और रियासत पे इसके कितने असरात जो है किस किस तरह से ज़ाहिर हो रहे हैं? जी मकबूल साहब, वेलकम टू द शो। तो मकबूल साहब जी वालेकुम अस्सलाम। तो हम यही पूछ रहे हैं कि वहाँ क्या रिएक्शन है? जी, आपने तो वाकया तो पूरा माशाल्लाह जो है वो बड़ी ब्रीफली बता भी दिया, सुना भी दिया, और बड़ा इंटरेस्ट मेरे ख्याल है आपके सामईन का इसमें डेवलप हो गया होगा। अब इसमें ऐसा है कि जब ये दोनों अली जाफरी और सालम जाफरी ये जब वापस आए हैं मस्कत एयरपोर्ट पर, वहां से पाकिस्तानियों ने इनको बड़े प्रोटोकॉल से रुखसत किया, और ये जब मस्कत एयरपोर्ट पर आए हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदा, यानी ये जिंदाबाद का जो लफ्ज है ये दरअसल फारसी का लफ्ज है, अरबी का लफ्ज ही नहीं है। लेकिन चूंकि इन्होंने पाकिस्तानियों से सुना हुआ है कि हम खुशी में और अपने वतन की तौकीर की खातिर हम जिंदाबाद कहते हैं पाकिस्तान, तो ये पहली मरतबा हमने, मैं तकरीबन 37-38 सालों से यहाँ ओमान में बिजनेस कर रहा हूँ, तो पहली मरतबा मैंने ओमानियों से ये जिंदाबाद का लफ्ज सुना, और हमें इस कदर खुशी हुई कि ये पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज जिससे जो वो बुलंद हो रही है। और यहाँ पे जो पाकिस्तानी है, खासतौर पे ये अली और सालिम जिन इलाकों के हैं, अजखरा उसका नाम है, ये ओमान के शर्किया रीजन में वाक़ है, तो वहाँ ये हर रीजन में गवर्नर होता है, वाली जिसको कहते हैं। तो ये गवर्नर्स जो है वो वहाँ पर पार्टियां कर रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तानियों के घरों पे सामान पहुंचा रहे हैं और गले लगा रहे हैं, और पाकिस्तान जिंदाबाद के इस कदर नारे लग रहे हैं यहाँ पर कि हमें इस कदर खुशी हो रही है कि जितनी मेरे ख्याल है कि अच्छा ये बताइए कि ये तो चले, ये दो मल्ला आ गए जिंदा और पाकिस्तानियों जिंदाबाद का नारा लग गया, इससे पहले जो उमूमी तासुर पाकिस्तानियों के बारे में ओमानी समाज में रहा है वो क्या है रहा है? नहीं, पाकिस्तानी मेहनत का कौम है, और पाकिस्तानी यहाँ पर बड़े मेहनत से और बड़ी ओबीडियंटली काम करते हैं, लेकिन अब हर कम्युनिटी में होता है, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। इसी तरह पाकिस्तानियों में भी अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तानियों का एटीट्यूड है यहाँ पर बहुत अच्छा है, और अपने जो भी स्पॉन्सर्स हैं उनके साथ बड़े कोऑपरेटिव हैं, और तासुर जो है वो ऐसा बुरा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम चूंकि यहाँ पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज में रहते हैं, यहाँ पे इंडियंस भी है, यहाँ पर श्रीलंकन है, बांग्लादेशी है, दूसरी कम्युनिटीज है, तो अब जो ये माहौल पैदा हुआ यहाँ पर, तो ये दूसरी जो कंट्रीज वाले ये बड़े हमें हसरत की नजरों से देख रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तानियों ने क्या कर दिया है, ये इतना इनको जो है वो प्रोटोकॉल मिल रहा है और इतनी इज्जत इनको मिल रही है। मकबूल साहब ये भी फरमाइएगा कि कुछ इनाम भी दिया उन्होंने माहीगीरों को? जी, उनके घर वालों ने, खास तौर पे जो अली और सालिम के घर वाले थे, उन्होंने ये अनाउंस किया है 2 दिन पहले कि वो जो बोट थी, कश्ती जो पाकिस्तानी छोड़कर आए हैं, ये वो और उसका इंजन और उसमें जो भी सामान है वो उन्होंने उन फिशरमैन को जो कराची के थे उनको दे दिया। उसके अलावा $10,000 का ऐलान किया है और सर्टिफिकेट्स का ऐलान किया है। और मैं ये भी सुन रहा हूँ अब गवर्नमेंट के कुछ इदारों से कि उनको यहाँ बुलाया जाएगा, वो पाकिस्तानी जिन्होंने इनको रेस्क्यू किया है उनको यहाँ बुला के और इनको यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे इनामात से जो नवाजा जाएगा, और ये हमारे लिए बड़े फख्र की। अच्छा ये बताइए, कुछ ये भी तला है कि ये जो कश्ती उन्होंने बचाई माहीगीरों ने, तो इसे कहाँ लेके गए थे? कश्ती को कराची ले गए थे, गवादर ले गए थे, पसनी कहाँ ले गए थे? कुछ ऐसी कराची कोस्ट में जो है वो ये कराची के फिशरमैन थे, वो उन्होंने कराची के साहिल पे लाकर तो फिर वहाँ भी जो मेरीटाइम एजेंसी थी उनके हवाले किया उनको। मेरीटाइम एजेंसी ने फिर जो ओमान का कॉन्सुलेट है उनसे कांटेक्ट किया और इस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ा। यहाँ पर इनके जो घर वाले थे वो तो बेचारे फातिहा पढ़ के बैठे हुए थे 10 दिन, और उनके पास सिर्फ 4 लीटर पानी था कश्ती में और मुश्किल से 8 या 10 रोटियां थी, क्योंकि ये जाते थे सुबह फजर के बाद और 4 बजे 5 बजे वापस आ जाते थे, तो उनकी वही रूटीन थी सालों से। अब वो 4 लीटर पानी था उनके पास और 8-10 रोटियां थी,
और कुछ खाने के कुछ चिप्स बिस्किट वगैरह का सामान था। अब उस पे उन्होंने जो है वो 9 दिन जो सरवाइव किया है। और अल्लाह ताला की कुदरत है ना, वो कहा कि जब तक मौत नहीं आती तो उसको कोई नहीं मारता। समंदर की जो तबीयत, आप अंदाजा लगाएं, अब 9 रातें 9-10 दिन समंदर के अंदर बेयारो मददगार, हालांकि वो समंदर ही में जो है वो फिशिंग लेकिन करते थे, ये मजाक नहीं है 9-10 दिन समंदर में रहना। आप अगर सोचे इसको इस तरह से, लेकिन उनकी भी हिम्मत थी। और फिर अजीब बात यह है कि जैसे आपने कहा 469 नॉटिकल माइल्स, इतने अरसे में कोई दूसरा बोट या दूसरी कोई कश्ती शिप इनके करीब से नहीं गुजरी कि जो इनको रेस्क्यू करती। और ये जो वो किस्मत से कराची के साहिल तक ही पहुंचे। और ये इज्जत और इफ्तिखार जो है वो हमारे मुल्क को नसीब होना था कि ये हमें इज्जत मिली है। थैंक यू सो मच। इस बात क्यों कि आप पहला चैनल है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने मुझसे कांटेक्ट किया है, लेकिन दूसरे कहीं चैनल पे हमने नहीं सुना, ना अखबारात में, ना गवर्नमेंट। मेरा ख्याल है अब आ जाएगा कल। आप मायूस ना हो, कल से मेरा ख्याल है ये खबर जो है लिफ्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच कि आपने दावत पे पूरी डिटेल और पूरा माजरा सुना दिया। ग्रेट। और अभी एक और भी साथ ही इसकी खबर आई थी कि एक श्रीलंकन वेसल भी हमने रेस्क्यू की है, तो विच इज़ गुड। एटलीस्ट एक वफ़ा लेते हैं। और अब थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल के ये देखते हैं कि पड़ोस में और गली में क्या तमाशा लगा हुआ है। ये तो आप जानते हैं कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है उस पर सख्त खटाचली चल रही है। इस वक्त यूरोप और अमेरिका एक तरफ हैं और ईरान जो है वो एक तरफ है। ना वो शराइत उनकी मान रहे हैं, ना ये उनकी शराइत मान रहे हैं। और इस बीच इसराइल जो है वो अपना काम रखे हुए है। ताज़ा तरीन ये था कि पिछले हफ्ते इसराइल से नाता, ये ईरानी कह रहे हैं कि इसराइल से नाता जोड़ने वाले लोगों ने रिपब्लिकन गार्ड्स के एक आला अफसर को कत्ल कर दिया है। अब तक कई जौहरी साइंसदान जो ईरान के हैं वो कत्ल हो चुके हैं, कुछ आला फौजी अफसर भी हो चुके हैं, और सबके जो खुरा जाता है वो मुसाद की तरफ जाता है। और फिर उसके बाद ये ख़बर भी आती है कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा यूरी लैपिड इस वक्त अंकारा में हैं और तुर्क पुलिस ने 5 ईरानियों को गिरफ़्तार किया है और उनके कब्ज़े से असला भी बरामद किया है। तुर्क पुलिस को शुबा ये है कि चूँकि इसराइली सयाह बड़ी तादाद में तुर्की का रुख करते हैं तो गालिबन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई का मंसूबा बन रहा था। इसराइल ने तुर्की का इस पर वक्त कार्रवाई पे शुक्रिया अदा किया है। इसके बाद ये हो रहा है जो एक अजीब सी खिचड़ी पक रही है मिडल ईस्ट में। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ बाकी हैं। ईरान ने ये किया है कि ज़ाहिर है कि मगरिब से तो उसके ताल्लुकात और ख़लीजी ममालिक से तो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो अब वो जो चाइना है, चाइना ना सिर्फ उसका तेल ख़रीद रहा है बल्कि जो 20 साल दोस्ती का समझौता है उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है और उसमें स्ट्रेटेजिक ताउन भी शामिल है। इसी तरह का एक समझौता ईरान का रूस के साथ भी है। और पिछले महीने ईरानी सदर ने क्रेमलिन का दौरा किया था और उनसे कहा था कि भाई साहब ये जो 20 साल माहिदा ख़त्म होने वाला है इसको आप चाहें तो रिन्यू कर लें। तो पुतिन ने कहा है कि मैं ज़रा यूक्रेन से निमट लूँ तो फिर आपकी तरफ तवज्जो करता हूँ। इस दौरान एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर यह है कि इसराइली वज़ीर दिफ़ा हैं बेनी गैट्स, उन्होंने बताया है कि इसराइल और अरब ममालिक से मुराद यहाँ है बिलखुसूस खलीजी ममालिक, उनके साथ मिल के एक मुश्तरका दिफाई फ़ज़ाई निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है मिडल ईस्ट एयर डिफेंस के नाम से, जिसमें इसराइल के साथ साथ अमाराती, बहरैनी और मराकशी तो होंगे ही और बाकी ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। टारगेट वही है कि ईरान को कैसे न्यूट्रलाइज़ किया जाए। अच्छा, इससे पहले 27 मार्च को जो ईरानी जो सहरा है नजफ़ जिसे कहते हैं, सहरा नजफ़ में एक छोटी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है वज़राए ख़ारजा की। उसमें इसराइल ने बहरैन, मिस्र, मराकश, अमारात और अमरीकी वज़राए ख़ारजा की मेज़बानी की, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। और सदर बाइडन, कहा यह जा रहा था कि उनके दरमियान और सऊदी जो वलीअहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके दरमियान कुछ टेंशन चल रही है और उसका महरक वही था कि 2018 में जो सहाफ़ी जमाल खुशबू को मारा गया था इस्तांबुल में। लेकिन अब वो भी ज़ाहिर है कि आपको पता है कि डिप्लोमेसी के सीने में दिल नहीं होता, पत्थर होता है। तो बाइडन साहब जो हैं बिलाखिर
13 से 16 जुलाई को सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। ना सिर्फ सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं बल्कि जद्दा में गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, खलीज ताउन काउंसिल की जो सरबराह कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भी वो बतौर ख़ास शिरकत करेंगे और इसमें उर्दन, मिस्र और इराक़ को भी खुसूसी दावत दी गई है, हालांकि वो GCC के मेंबर नहीं है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा यूरी लैपिड के बारे में मैं बता चुका हूँ कि वो इस वक्त अनकरा में हैं और अनकरा में मोहम्मद बिन सलमान, ज़रा चेक करें, वो मौजूद हैं और उनकी बड़ी पप्पी जप्पी वाली जो है तस्वीरें रजब तैयब उर्दवान के साथ भी आई हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि 2018 अक्टूबर में जब जमाल खशोगी का कत्ल हुआ था तो उसके बाद यही उर्दवान थे, उन्होंने कहा वो है जिसने मंसूबा किया। सब हट गए थे, उर्दवान ने कहा और मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये कि जनाब FIR कट गई और मुकदमे वगैरह शुरू हुए। अभी अप्रैल में सारा मुकदमा और उनकी फाइलें उन्होंने कहा साहब सबसे मुनासिब मुल्क है कि सऊदी अरब उस पर चलाएगा, तो वो सारा रिकॉर्ड उनके हवाले कर दिया। तो अब जाहिर है कि वहाँ ठीक ठाक इंसाफ हो जाएगा कातिलों के साथ। और उसके बाद फिर राह हमवार हुई कि उर्दवान साहब जो है रियाद पहुँचे और अब जो गए हैं मोहम्मद बिन सलमान, तो उनसे ये कहा गया है कि आपको पता है कि इस वक्त तुर्की की माशी हालत बहुत पतली है, इन्फ्लेशन 70% हो चुका है और ऊपर से अगले साल सदारती इंतखाब भी है। बिल्कुल, तो हर तरफ से उन्हें इन्वेस्टमेंट की तलाश है ताकि मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो। तो मोहम्मद बिन सलमान ने यकीन दिलाया है कि हम सरमायाकारी करेंगे, खुसूसन जो सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड है वो कुछ मखसूस शोबों में सरमायाकारी पे आमादा हो जाएगा। और उससे पहले जो अमारात के सदर थे मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, उन्होंने भी आपने देखा कि दौरा किया था अनकरा का। इनकी भी बड़ी वो थी, कतर के मसले पे लगी हुई थी, लेकिन ज़ाहिर है वो अब होता है। तो $10 बिलियन की तकरीबन सरमायाकारी का UAE ने यकीन दिलाया है तुर्की को। तो इस तरह चल रहा है। ये पाकिस्तान के लिए भी सीखने वाली बात है कि किस तरह डिप्लोमेसी चलाई जाती है। अच्छा, पाकिस्तान में हर कुछ अरसे के बाद एक खबर से सामने आ जाती है कि जी क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर रहा है या नहीं। इस दफ़ा जो है ये दुर्फंतनी छोड़ी इसराइल का अखबार है हैरेट्स, और ज़िम्मेदार अखबार है डॉन की तरह, तो वो वहाँ ये खबर छपी कि अब तो नागुज़ीर है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा। और उसकी उसने वजह ये बताई कि इस पर जो माशी हालत बहुत पतली है तो पाकिस्तान को अमेरिका का साथ चाहिए, और अमेरिका में सिर्फ वाइट हाउस का नहीं, अमेरिकी कांग्रेस का भी साथ चाहिए। और इसका मतलब है कि यहूद नवाज हल्के अगर नरम पड़ेंगे तो अमेरिकी कांग्रेस में एक हमदर्दी का गोशा पैदा होगा। इसके अलावा इब्राहिम अकॉर्ड के जो मेंबर हैं जैसे बहरीन है और UAE है, उनके साथ भी पाकिस्तान के जो माशी रवाबित हैं और तारिकीन वतन का मसला है वो भी है। और सऊदी फ़िलहाल जो हैं वो बज़ाहिर नहीं हैं उनके ताल्लुकात, लेकिन आपको पता है कि अंदर खाने क्या हालात चल रहे हैं। अच्छा, इसमें यह है कि फिर उससे पहले अभी सलीम मांडवी वाला का आपने, सेनेटर सलीम मांडवी वाला, उन्होंने भी कोई इंटरव्यू देते इशारतन कहा कि जी इसराइल के तस्लीम करने का जहाँ तक मामला है तो पाकिस्तान को अपने कौमी मफाद के तहत फैसला करना होगा कि जी करना है या नहीं करना है। वो जो एक आइडियलिस्टिक पोजीशन ली हुई है ना पिछले 75 साल से, अब उसका टाइम मेरा ख्याल है। उससे पहले ये हुआ कि हंगामा हुआ था इमरान खान साहब, मेरे ख्याल इसी हुकूमत के ज़माने में जब इसराइली सदर से एक पाकिस्तानी नजाद अमरीकियों के एक वक्त ने मुलाकात की थी, उसमें अपने TV एंकर भी थे, वो थे। बाद में उनकी सुना है नौकरी तेल हो गई, वो कॉन्ट्रैक्ट उनका ख़त्म हो गया। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है खुर्शीद महमूद कसूरी ने भी 2005 में इस्तांबुल में जो इसराइली वज़ीर ख़ारजा उनसे खुल्लम खुल्ला जो है हाथ मिलाया था सलमान शलोम साहब से, और तकरीबन 2 दिन के वक्फे से जनरल मुशर्रफ ने न्यूयॉर्क में वर्ल्ड जूइश कांग्रेस से खिताब किया था, डिनर में शिरकत की थी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जो बदले हुए हालात हैं उसमें प्रैग्मेटिक अप्रोच के हिसाब से तो शायद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का दिल अंदर से चाहता हो कि यार वो जो एक हमने एक आइडियलिस्टिक मौक़िफ़ लिया हुआ है वो उसमें थोड़ी सी चेंज आए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 75 साल आपने एक नैरेटिव बहुत ही
रिलीजियसली और इखलास के साथ कि जी फ़लस्तीन का जब तक झगड़ा तय नहीं होता, और अपने जो पुराने वज़ीर आज़म थे खान साहब इमरान खान, उन्होंने तो कहा था कि जी सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हर कुछ अरसे के बाद लेकिन फिर भी टेस्ट बैलून एक छोड़ा जाता है कि ज़रा देखते हैं इस वक्त क्या है। तो मसला ये कि 75 साल से जो आपका नैरेटिव है उसका यू टर्न लेना इतना आसान नहीं और जो लेगा उसको भुगतना भी पड़ेगा। अच्छा, भुगतना पड़ेगा, और रिएक्शन ऐसा इतना भी हो सकता है, खुसूसन जो यहाँ की रिलीजियस लॉबी है वो ज़ाहिर लीड करेगी उसे, और रिएक्शन इतना भी हो सकता है कि कोई किसी भी की हुकूमत हो वो अगर गई नहीं तो बुरी तरह हिल ज़रूर जाएगी। लेकिन वही बात है, रियासत इसी लेकिन अब मफादात का क्या है अब। अच्छा, अगर सऊदी अरब खुद तस्लीम कर लेता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो कहेंगे देखें जी वो हमें तो गालियाँ मत दें, उन्हें वो देखें उन्होंने कर लिया। अगर पाकिस्तान तस्लीम करता है तो फिर वो वही चीज़ फिर कश्मीर पे भी तो अप्लाई हो। हाँ, ये एक मसला है, ये एक अड़चन है कि जी अगर वहाँ कब्ज़ा जायज़ है इसराइल का फ़लस्तीन पे, तो यहाँ भी फिर भारत का कब्ज़ा जायज़ है। ये एक प्रॉब्लम है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारा शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।